गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 20 अप्रैल 2020 है, दिन है मंडे। डियर फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। स्ट्रेस इज द ट्रैश ऑफ मॉडर्न लाइफ। वी ऑल जनरेट इट, बट इफ यू डोंट डिस्पोज ऑफ इट प्रॉपरली इट विल पाइल अप एंड ओवरटेक योर लाइफ। स्ट्रेस एक ऐसा कचरा है जो हम सब पैदा करते हैं, और ख़ास करके ये जो मॉडर्न लाइफ है इसमें स्ट्रेस जो है वो तो पैदा होता ही है। तो अब इसका क्या किया जाए? इसको हमें अच्छी तरीके से डिस्पोज करना होगा। जैसे हमारे घर में जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम अच्छी तरीके से डिस्पोज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो इसी प्रकार से स्ट्रेस के लिए भी हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिनके माध्यम से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। स्ट्रेस ज़्यादातर मेरा मानना है इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम चिंता करते हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर हम चिंता करते हैं जो हमारे जीवन में कभी नहीं होने वाली हैं, यू नो। और स्ट्रेस एक प्रकार का जहर भी है। मीन्स गुजरात में तो एक एक कोट भी है, वो पूरा कोट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि चिंता चिता समान, यानी कि चिंता जो है वो हमारी चिता के समान ही होती है, यू नो। तो थिंक अबाउट इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन 3 ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला है फोकस ऑन द कर्व। ये कोरोना वायरस और जो क्वांटिटी हैं उसके ऊपर, मीन्स के केसेस जो हैं उसके नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमी इन लॉकडाउन। आईएमएफ ने जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक फोरकास्ट किया है, अर्थव्यवस्था दुनिया की किस प्रकार की है, कि कितनी ख़राब हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आईएमएफ के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी मैंने आज इसमें कवर किए हैं। तीसरा जो आर्टिकल है ये वाला है, ए शॉट ऑफ होप विथ ए गेम चेंजिंग वैक्सीन। यहाँ पर सोशल वैक्सीन के बारे में, सोशल वैक्सीन एज ए कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, क्या इसको इससे पहले ट्राई किया गया है, अगर ट्राई किया गया है तो इसमें हमें कितना सक्सेस मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और फोर्थ आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज आपको मिलेगा एक आर्टिकल जो हमारे फॉर्मर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक एम्बेसडर रह चुके हैं, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि दुनिया को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए टू फाइट दिस ग्लोबल कोरोना वायरस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपके लिए। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फैकल्टीज़ हैं, ये सारे फैकल्टीज़, इनके अलावा कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने मिलकर इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है, तो क्वालिटी जो है इसमें आपको टॉप क्वालिटी मिलेगी। एक और अच्छी बात है कि इंस्टॉलमेंट्स भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही हमारे कोर्स को, ये जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करें और उस कोर्स को आप हमारे ऐप के माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई एम श्योर अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा देन यू विल डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। 20 अप्रैल यानी कि आज से, एज वी ऑल नो, कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें थोड़ी बहुत छूट छाट हमें दी जाएगी। ऑफ कोर्स जब हम छूट छाट की बात करें या फिर पार्शियल रिलैक्सेशन की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्लेसेस जहाँ पर इतने ज़्यादा या फिर ना के बराबर केसेस हैं, वहाँ पर ही छूट छाट दी जाएगी। जो बड़े बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई हैं, दिल्ली हैं, तो वहाँ पर तो लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा। वहाँ पर तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से, और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं शहरों के जहाँ पर तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से, यू नो, और रोबस्ट तरीके से हमें लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना यह है कि टोटल जो केसेस हैं, जो केसेस डबल हो रहे थे, उसकी जो स्पीड है वो कम हुई है। लेकिन एक वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन जगहों पर, जिन जिन शहरों में टेस्टिंग ज़्यादा की गई है, टेस्टिंग का रेट जहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, वहाँ पर केसेस भी बहुत सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसे दिल्ली सरकार ने केसेस, जो टेस्टिंग के केसेस हैं या फिर टेस्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है उसको और ज़्यादा मजबूत किया, और ज़्यादा इसको वाइड किया, तो बहुत सारे नए नए केसेस सामने आए हैं। आज एक न्यूज़ आइटम भी है, आपको पता होगा कि कल अरविंद केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये भी बताया है कि
दिल्ली में लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा, उसमें कोई ऐसी रिलैक्सेशन फिलहाल तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तीन प्रकार के, एक एसिम्टोमेटिक जो हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं दिखा रहा है व्यक्ति में, लेकिन उनको कोरोना वायरस हुआ है, तो ऐसे डेंजरस केसेस भी सामने आए हैं। वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर केसेस, व्हेन आई एम सेइंग केसेस आई मीन टू से टेस्ट के जो केसेस हैं, जो टेस्ट्स की जा रही हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी जितने लोगों की टेस्ट की जा रही है उसमें पॉजिटिव केसेस बहुत सामने आए हैं। इंदौर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट इंदौर आज हमारे देश का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर टेस्ट किया गया और बहुत सारे पॉजिटिव केसेस वहाँ पर देखने को मिले हैं। केरला के बारे में आप जानते हैं, इससे पहले भी हमारे डिस्कशन में हमने डिस्कशन मीन्स बातचीत की थी कि केरला काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर टेस्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुई, ट्रेस भी किया लोगों को, क्वारंटीन भी किया, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ट्रीटमेंट भी। इसी प्रकार से गोवा भी एक बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल है। गोवा हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, वहाँ पर लगभग 20 केसेस थे, लेकिन आज एक भी केस नहीं है। तो हेड्स ऑफ टू गोवा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है गोवा ने। 18 अप्रैल यानी कि सैटरडे की बात करें, लास्ट सैटरडे हमारे देश में एक दिन में 2154 केसेस, पहली बार 2000 से ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले एक ही दिन में। और अनसर्टनिटीज़ की बात करें तो आज भी हमें नहीं पता है, दुनिया में शायद किसी को ये नहीं पता है कि कोरोना वायरस की लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगी। जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है वो इसमें से रिकवर हो चुके हैं, तो फ्यूचर में उनके बॉडी के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी, वी डोंट नो। इसी के साथ पहले आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था तो उस टाइम पर गवर्नमेंट का मेन जो लक्ष्य था, या फिर उनका जो एक मेन मोटो था, स्लोगन था, वो ये था कि जान है तो जहान है। अगर हमारा जीवन है तो फिर बाकी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इट्स क्वाइट लॉजिकल। अब एक लीड तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है, कोरोना वायरस की अवेयरनेस जनरेट हो गई है। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का फोकस जो है वो ये है कि जान भी और जहान भी, यानी कि जान भी बचानी है और इसी के साथ साथ एक बैलेंस भी रखना है, इकोनॉमी को भी बचाना है। अब टेस्टिंग के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना होगा हमें, और ख़ास करके जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आ सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से जिनके जीवन पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ है, तो उनको हम कैसे मदद करें, वो भी इस बैलेंस का जो अप्रोच है, तो उसमें ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। जो भी टेस्टिंग हो रही है वो रियल टाइम यानी कि ऑन द स्पॉट। आपने किसी गाँव में भी एक व्यक्ति को टेस्ट किया, तो इंटरनेट के माध्यम से, कनेक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये डेटा जो है वो एक जगह पर सेंट्रल लेवल तक भी उसी टाइम पर पहुंच जाए, तो ऐसी हमें डेटा शेयरिंग की एक पूरी, आप कह सकते हैं, व्यवस्था, एक पूरी सिस्टम क्रिएट करनी होगी। और ये जो कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक है, इससे हमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ के बारे में भी पता चला, राइट। इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमानता। वैसे तो असमानता के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की असमानताएं होती हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने बहुत सारे ऐसे पर्दे जो थे उसको खोल दिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद हम जानते थे, शायद जानने के बाद भी हम इसको इग्नोर करते थे, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। इसके बाद की जो एग्जांपल्स हैं आप खुद सोचिए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है, तो अगेन रिपीट करना नहीं चाहूँगा। आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल। हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हुई, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आगे गए, राइट। जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करते हैं, वी फील वेरी प्राउड एज वेल कि आज हमारे देश में ये ब्रांड के कपड़े मिल रहे हैं, ये ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स मिल रहे हैं, ये कार्स मिल रही हैं, एक्सेट्रा। लेकिन क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा था कि ये सारे कपड़ों को, ये सारी चीज़ों को बनाने वाले जो लोग हैं, क्या उनका भी जीवन इम्प्रूव हो रहा है? आई विल गिव यू एग्जांपल। बहुत सारी ऐसे कपड़ों की ब्रांड्स हैं जो रियली लाखों रुपए के कपड़े मिलते हैं, 10,000 20,000 के जीन्स मिलते हैं, लेकिन उन जीन्स को बनाने वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, यू नो। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। तो ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़, और आई एम मैंशनिंग दिस थिंग इज़ बिकॉज कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब ये कोरोना वायरस हुआ तब पता चला कि वो जो इतनी मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग जो हैं, तो उनके तो जीवन में ये मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ों से, हाँ, डे टू डे ब्रेड उनको एक
एक लाइवलीहुड मिल गया कि वो अपना जीवन जो है वो सरवाइव कर सके, दैट्स इट। उसके अलावा वो और कोई दूसरी चीज़, जैसे उनको भी दुनिया देखनी है, उनको भी पढ़ाई करनी है, उनके भी बच्चे अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ें, ट्रैवलिंग करें, कपड़े ख़रीदें, जो कपड़े वो बना रहे हैं वही वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं जिसके बारे में अगर हम सोचें तो सामने आए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। और फ्लैटनिंग द कर्व, ये जो कर्व है उसको हमें ड्रॉप करना है, इसको फ्लैट करना है। फ्लैट के बाद जो है वो हमें इसको नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है। इससे पहले भी हमारे डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे जाएगा कर्व और फिर फ्लैट करेंगे और फिर उसको डाउनहिल लेकर जाएंगे। तो इसको लेकर जो प्रोसेस है उसके लिए चाहिए अवेयरनेस, इसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, जिसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें आने वाले 2 आर्टिकल्स में मिलेगी। फिलहाल लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम, and this one is about economy in lockdown. ग्रेट लॉकडाउन शायद फ्यूचर में ये जो फेज है उसको हम ग्रेट लॉकडाउन के नाम से ही जानेंगे। जैसे ग्रेट डिप्रेशन 1930s में जो डिप्रेशन आया था तो उसको रिसेशन आया था, तो उसको ग्रेट डिप्रेशन से नाम से हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रेट लॉकडाउन के नाम से शायद इस पूरी चीज़ को हम जानेंगे। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, कुछ महीनों पहले IMF ने जो भी प्रोजेक्शंस किए थे ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, जो भी उनका अनुमान था, ये सारे के सारे अनुमान में उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। क्यों ना करें, क्योंकि आज दुनिया में ज़्यादातर देश जो हैं वो लॉकडाउन अलग अलग फेजेस में हैं। लॉकडाउन किसी ने स्टार्ट किया है, कहाँ पर कई जगहों पर बंद होने को है, कई जगहों पर अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो अलग अलग फेजेस में चल रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है वो डेफिनेटली एक लॉकडाउन फेज में जा रही है ना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एज वी ऑल नो। अब आगे बढ़े उससे पहले IMF के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड प्रमोट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये दुनिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ या फिर प्रमोट करने के लिए काम करता है। मॉनिटरी यानी कि पैसों को लेकर एक दूसरे के साथ या फिर दुनिया में कोऑपरेशन रहें, तो इसको लेकर काम करता है। 1944 में इसका जन्म हुआ। 189 जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, 147 जितने अलग अलग देशों के लोग इसके स्टाफ का पार्ट हैं, 24 इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। $1 ट्रिलियन जितनी अमाउंट जो है वो दे सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। 36 करंट लैंडिंग एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि 36 जितने अलग अलग लैंडिंग एग्रीमेंट्स किए गए हैं। गरीब जो देश हैं, जो बहुत गरीब देश हैं, तो उनको 0% इंटरेस्ट पर भी लोन जो है वो प्रोवाइड करता है ये IMF। इसके अलावा IMF की बात करें तो IMF वर्क्स विथ मेंबर कंट्रीज़, जो मेंबर देश हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है ताकि उनकी इकोनॉमी, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबली खर्च करे, तो ये भी IMF जो है इसमें भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ IMF जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये इंक्रीज़ हो, तो इनको लेकर भी एडवाइजर्स जो हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो मेंबर कंट्रीज़ के साथ शेयर करती हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो शेयर करता है IMF। अब के लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, IMF का हेडक्वार्टर जो है वो किस शहर में है, बताइए। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ यू नो द आंसर देन स्टिक योर आंसर राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। अब IMF के मुताबिक ये जो करंट क्राइसिस है, इतनी बड़ी क्राइसिस आज तक कभी नहीं देखी है हमने, तो इसीलिए IMF इसको कहता है क्राइसिस लाइक नो अदर। इसको किसी और क्राइसिस के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s में, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा तनाव जो हैं, इसकी वजह से, ये ग्रेट लॉकडाउन की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से हमें देखने को मिलेंगे। IMF ने ये प्रोजेक्ट किया था जनवरी में कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो होगा 3.3%। ग्लोबल ग्रोथ कितना होगा? 3.3%। अब लेटेस्ट प्रोजेक्शन जो है ग्लोबल ग्रोथ का, तो इसमें IMF ने बताया है कि -6.3%, ये जो 3.3% है उसमें आपको -6.3% करना पड़ेगा। तो ये बताया जाता है कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ जो है वो -3% से होगा। ग्लोबल ग्रोथ, कैन यू इमेजिन, GDP का जो ग्रोथ रेट है वो -3% होगा। तो दुनिया के सभी देशों के ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट होगी। जो 2009 का रिसेशन है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई, 2008, और इसको 2007 का या फिर
2007-8 का रिसेशन कहा जाता है, कई जगहों पर 2009 का रिसेशन कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो रिसेशन हुआ था तो उस टाइम पर ग्लोबल ग्रोथ कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जस्ट बाय 0.1%, -0.1% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। नाउ कंपेयर दिस -0.1% विथ -3, आई एम श्योर यू नो कि -3 इज मच बिगर कंपेयर टू -0.1, तो ये और ज़्यादा सीवियर होगा। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये इतना ख़राब था, तो -3 वाला जो है वो कितना ख़राब होगा। भारत की बात करें, ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है, इसको लेकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट दुनिया के दूसरे देशों के साथ अगर कंपेयर करें तो भारत जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा। हमारा ग्रोथ होगा 1.9%। ये इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन माइनस से तो ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा अच्छा है। गीता गोपीनाथ जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ब्रॉड बेस्ड और कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस भारत को करना होगा। भारत को बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर पैसे जो हैं वो इंजेक्ट करने होंगे। इंडियाज़ फिस्कल मेजर्स पेल इन टर्म ऑफ स्केल व्हेन कंपेयर्ड विद व्हाट सेवरल अदर नेशंस हैव अंडरटेकन। भारत ने सो फार जो रिलीज़ किया है, जो पैसे रिलीज़ किए हैं, जो पैसे इंजेक्ट किए हैं, वो दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही पेल है, यानी कि बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल यूके एज वेल, USA, इनके आंकड़ों को अगर आप देखें तो अपनी GDP का 10% या फिर उससे भी ज़्यादा वो मदद के लिए दे रहे हैं। भारत फ़िलहाल 1% से भी कम पैसे रिलीज़ किए हैं। शायद भारत में इतने ज़्यादा लोग डायरेक्टली कोरोना वायरस की वजह से इम्पैक्ट नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर तो डेफिनेटली प्रभाव हुआ है। लास्ट सैटरडे डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने इस इकोनॉमिक टाइम्स के इन्फोग्राफिक को डिस्कस किया था। तो एक एस्टिमेशन है, अब इतना वक्त नहीं है कि मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूं। अगर आप चाहते हैं तो जो लास्ट सैटरडे वाला है 18 अप्रैल का डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। तो उसमें हमने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी। तो शॉर्ट में मैं अगर बताऊं तो भारत को अपनी GDP का लगभग 9% जितना, जिसका टोटल होता है 17.5 लाख करोड़ रुपीज़, इतना स्टिमुलस पैकेज जो है वो देना पड़ेगा। तभी हम हमारे हर एक जो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए हैं, जो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद कर पाएंगे। ए शॉट ऑफ होप विथ ए गेम चेंजिंग वैक्सीन, ये 3rd आर्टिकल है। 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, ये एक जो पूरा फेज़ है, इसको अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के केसेस हमारे देश में 20 टाइम्स ज़्यादा हुए हैं, और मृत्यु जो है वो 36 टाइम, जो इस टाइम पर थी उससे यहाँ तक पहुँचते 36 टाइम्स मृत्यु का दर जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग इतनी ज़्यादा हमारे देश में नहीं हो रही है। फर्टिलिटी का रेट 2 से लेकर 3% तक का है, और ट्रांसमिशन जो हो रहा है, तो प्रॉब्लम यह है कि एसिम्टोमेटिक, माइल्डली सिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक केसेस जो हैं वो आज भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको कहा है सोशल वैक्सीन। ये लॉकडाउन जो है उन्होंने बताया एक प्रकार का सोशल वैक्सीन है, लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ये एक टॉपिक डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज़ सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन का मतलब क्या होता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक फ्रेज़ है। आई थिंक इसके ऊपर से आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज़ के मेंस जो पेपर्स हैं, आपके मेंस एग्जामिनेशन के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, तो उसमें भी सोशल वैक्सीन क्या, इसका क्या फ़ायदा है, क्या है ये, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सोशल वैक्सीन एक प्रकार का एक बिहेवियर है, एक सामाजिक हमारा वर्तन या फिर सामाजिक हमारा बिहेवियर, और एक ऐसा बिहेवियर जिसके माध्यम से हम कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो जन चेतना है वो उजागर कर सकते हैं लोगों को। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में एक सोशल वैक्सीन के तौर पर, एक सोशल दवाई के तौर पर, एक सामाजिक दवाई के तौर पर ये चीज़ काम कर सकती हैं कि हम लोगों को अवेयर करें, उनकी जो बुरी आदतें हैं वो बदले। फॉर एग्जांपल थूकना, यहाँ वहाँ पर थूकना, फिर जब आप कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो जो हम कहते हैं कि जो एक एटिकेट्स, राइट, तो ऐसे एटिकेट्स लोग मेंटेन करें। मास्क पहनना, मास्क पहनकर निकलना,
तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए भी है और इसके साथ साथ दूसरे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो ये अवेयरनेस जो है ये एक प्रकार से ये पूरी चेन को तोड़ डालती है। आप सोचिए कि अगर हर एक रीजन ही ले लीजिए, राइट, फॉर एग्जांपल गोवा की बात करें, तो गोवा इससे क्यों बच गया, बहुत सारी इसकी बात हो सकती है, या फिर केरला जो है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है। तो वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों ने काम किया है, उनकी जो हिस्ट्री थी एक प्रकार से जो हमने देखी थी कि कैसे वहाँ पर हेल्थ और ये सारी चीज़ें, लोगों के अंदर अवेयरनेस, तो ये सोशल वैक्सीन के तौर पर ही वहाँ पर एक काम हुआ है। लोगों ने जो भी प्रोटोकॉल्स थे, जो लोग गवर्नमेंट जो बता रही थी, तो वो सारी चीज़ें लोगों ने फॉलो की है, जिन जिन जगहों पर अच्छी तरीके से फॉलो की है। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है, जापान है, तो वहाँ वहाँ पर ये केसेस कम हुए हैं। एक प्रकार से उन्होंने इसके ऊपर एक महारत हासिल किया या फिर एक विजय प्राप्त की इस कोरोना वायरस के जंग में, बिकॉज ऑफ दिस सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन एड्रेसेस बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जो बैरियर्स होते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कई जगहों पर हमने देखा हमारे देश में कि पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर लोगों ने, डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, तो उनके खिलाफ पत्थरबाजी की और उनको मीन्स अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? अब उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि कोई ना कोई उनको भड़का रहा है, राइट। अब जो लोग भड़का रहे हैं वो भी एक प्रकार का एक सोशल चेंज कर रहे हैं उनके अंदर, उनके बिहेवियर को चेंज करें। नॉर्मली ये लोग ऐसे बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन उनको भड़काया गया तो वो ऐसे बिहेव करने लगे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम उनको पॉजिटिवली अवेयर करें, उनकी उनकी चेतना जो है उसको अगर हम एक्टिवेट करें, अगर उनको बताएं कि रियलिटी क्या है, अच्छी तरीके से अगर उनको समझाया जाए, तो डेफिनेटली लोग जो है वो कोऑपरेट करेंगे, और जब कोऑपरेशन बढ़ेगा तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल युगांडा और थाईलैंड की बात करें, तो ये दोनों देशों ने HIV एड्स का जो पेंडेमिक हुआ था, एक ऐसा वक्त था जब HIV एड्स जो है उसके बारे में बहुत डिस्कशन होती थी और बहुत लोग डरते भी थे HIV एड्स को लेकर। ऑफ कोर्स इसका आज भी कोई क्योर नहीं है, लेकिन आज उसके प्रति अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपके लिए एक दूसरा प्रश्न मैं, इनफैक्ट दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये युगांडा जो देश है, इसका कैपिटल क्या है? और इसी के साथ बताइए कि ये कितने देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो ये हो गया आपके टोटल 3 प्रश्न, इसलिए एक प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको पूछ लिया है। दिस इज़ योर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो युगांडा और थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पर एड्स जो है वो काफ़ी फैल रहा था, और 1995 के बाद उन्होंने एक नया कैंपेन लाने की शुरुआत की, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि वहाँ पर जो कर्व हैं, जो ये पहले ऐसे जा रहा था एड्स का आंकड़ा, वो धीरे धीरे फ्लैट हुआ और उसके बाद डिक्लाइन होने लगा। एड्स के बारे में बात करें तो एड्स की हिस्ट्री ये बताई जाती है। पहले तो कुछ टेक्निकल चीज़ें, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस जो है इसका नाम है HIV, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एड्स। तो अगर मैं HIV कहूँ या एड्स कहूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एड्स डिजीज़, राइट। अगर इंटरचेंज हो जाए शब्द तो उसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा, फोकस ऑन दिस एड्स थिंग, ये डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि ये जूनोटिक है, ये बंदरों में से फिर इंसानों तक पहुंचा 1920s में, और उसके बाद ये डिटेक्ट हुआ 1981 में, और 1985 में ये पेंडेमिक बन गया। उस टाइम पर भी लोग जो हैं पूरी दुनिया में लोग इससे घबराए हुए थे। 1984 तक इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, 1985 तक इसके बारे में डायग्नोस्टिक टेस्ट्स भी अवेलेबल नहीं थी, और 1981 से 2018 आप देखें तो 74.9 मिलियन लोगों को एड्स हो चुका है, और इसकी वजह से 32 मिलियन लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग एड्स की वजह से मर चुके हैं और आज भी मर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके माध्यम से एक आप रीजनेबली नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। सिंस देयर वाज नो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन वाज ए डेथ सेंटेंस। डायग्नोसिस ही नहीं था इसका, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, सॉरी ट्रीटमेंट नहीं थी, तो डायग्नोसिस जो है इसको एक प्रकार की डेथ सेंटेंस ही माना जाता था। इसके साथ बहुत सारे स्टिग्मा, कलंक के तौर पर इसको देखा जाता था, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों को मारा पीटा जाता था, और सेक्स वर्कर्स जो थे, गे मैन, ड्रग यूज़र्स, ट्रक ड्राइवर्स, माइग्रेंट्स, तो इनको भी अटैक किया जाता था, इनको मारा जाता था। हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक होते थे। शायद जो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी कोरोना वायरस के में काम करने वाले जो डॉक्टर्स और इन सारे लोगों के ऊपर जो अटैक और ये सारे केसेस सामने आ रहे, तो ऐसी ही सिचुएशन, इतना ही भय का माहौल जो था दुनिया भर में था उस टाइम पर। और फिर नए तरीके निकालें,
क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सामने आई, जैसे कि स्टेइंग फेथफुल टू वन सेक्सुअल पार्टनर। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स वो अपने पार्टनर के बाहर कोई कोई करते हैं, देन दे शुड यूज़ कॉन्डोम। इसके अलावा बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर जो है वो रेजिस्ट करने लगे लोग। फिर ड्रग्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसको भी मीन्स बंद करने लगे लोग। उनको पता चला कि जो सिरिंज यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एड्स हो सकता है। तो कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, ये बिहेवियरल, लीगल, ये बहुत सारी जो चीज़ें नॉर्मल पहले थी, तो ये सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कॉन्डोम को यूज़ करना जो है वो गलत माना जाता था। इट वाज कंसिडर्ड कि ये नेचर के ख़िलाफ़ है, राइट। भगवान अगर ऐसा चाहते तो आपको ये मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसी होती ही नहीं। जो पिल्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसको भी बहुत सारे रिलीजन, शायद आज भी बहुत सारे, आई वोंट से रिलीजन, लेकिन रिलीजन वोंट बी द राइट वर्ड, आई थिंक जो लोग हैं जो शायद धर्म को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, शायद। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सारे के सारे धर्म को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई आइडिया। आप चाहे तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि शायद 100% ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो प्रीस्ट हैं, हमारे जो भी रिलीजियस सो कॉल्ड ऐसे प्रीस्ट हैं, तो वो 100% धर्म के बारे में जानते हो। लेकिन वो जो भी ऐसा बताते हैं कि पिल्स, कॉन्डोम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत है, आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए हैं दुनिया में। तो उनके बारे में वो शायद इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। थाईलैंड में भी ऐसा ही कुछ था, युगांडा में भी ऐसा था। वहाँ का जो कैथोलिक चर्च है, तो चर्च की जो सिस्टम है वहाँ पर, तो उस टाइम पर वो कॉन्डोम को प्रमोट नहीं करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब पता चला कि हाँ, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, तो उस टाइम पर चर्च ने भी अपना जो व्यू पॉइंट है वो चेंज किया। थाईलैंड में भी सोशल मार्केटिंग के माध्यम से उन्होंने कॉन्डोम्स को, सेफ सेक्स को, ये सारी चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया, और वहाँ पर कर्व जो है वो ड्रॉप होने लगा। भारत में भी ये स्टिग्मा था, ये टैबू वाला टॉपिक था, लेकिन आज लकीली हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर पा रहे हैं, तो इससे अवेयरनेस ही जनरेट हुई। ये अवेयरनेस की वजह से ही तो हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, राइट? व्हाट वी हैव टू डू इज़, वी हैव टू, ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल सोर्स से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जब चाहे तब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ईजीली अवेलेबल है, लोग समझ पाए, अपनी भाषा में समझ पाएँ। कई लोग अगर नहीं समझ पाते तो वीडियोस के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से अगर हम उनको समझा पाते हैं, तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन जब लोगों के पास जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है उससे दूर रहेंगे। इसके साथ जो सोशल सिचुएशन है उसको समझ भी पाएंगे, जो चीज़ें उनको करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मास्क जो है उसको हमेशा पहनना है, एक लॉन्ग टाइम तक शायद हमें मास्क को पहनना भी पड़ेगा। दैट विल बिकम ए न्यू नॉर्मल कि ऑफिस में हम मास्क पहने, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, अपनी खुद की पानी की बोतल्स लेकर जाएं, राइट, एक दूसरे से दूर बैठें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी नई होगी, लेकिन ये हमें करनी पड़ेगी। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग को इंक्रीज़ करना होगा, वल्नरेबल सेक्शंस को बचाना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी भी एक धर्म को या फिर एक व्यक्ति या फिर कोई एक समुदाय इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है, तो ये सारे स्टिग्मास भी हमें हटाने पड़ेंगे। और दवाइयाँ पैदा करना, ये सारी चीज़ें हैं। और ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वी हैव टू बिल्ड दिस ट्रस्ट, और ये गवर्नमेंट कर सकती हैं। गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा होता है, तो गवर्नमेंट अगर राइट इन्फॉर्मेशन राइट तरीके से स्प्रेड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, तो लोग का सपोर्ट मिलेगा और इसको हम फाइट कर पाएंगे। फिर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, और ये बात तो हम सब समझते हैं। यहाँ पर कुछ देशों के फ्लैग देखें आप, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, राइट। तो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में भी हम जानते हैं कि ऐसा कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है जो इससे बच गया है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ सिस्टम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोरोना वायरस अगर दुनिया के किसी भी एक देश में है, किसी भी एक कोने में है, तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। तो ये हम सब के लिए एक प्रॉब्लम है, तो हम सबको मिलकर ही इसको फाइट करना चाहिए। यही आज के इस आर्टिकल की मेन थीम है। ये आर्टिकल लिखा है उज्जवल सिंह भाटिया साहब ने। ही इज़ द राइटर इज़ ए फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 के लिए चाहिए कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, लेकिन आज भी हमें चाइना और यूएसए के बीच में इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इश्यूज़ जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन
मिस्टर ट्रंप ने ये भी करने की कोशिश की है कि जर्मनी की एक बायोफार्मा कंपनी जो दवाई बनाती है, तो ये सारी दवाई जो हैं उसको यूज़ करने का एक्सक्लूसिव राइट उनको मिले, उनके देश को मिले। तो ये चीज़ करने की भी कोशिश की है। फिर चाइना ने जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन को पहले हाइड किया, इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया, तो जो एक ग्लोबल लीडरशिप बनने के लिए जो एक आपके अंदर ट्रेड्स चाहिए, एक लीडर बनने के लिए आपके अंदर जो क्वालिटीज़ चाहिए, तो शायद वो क्वालिटीज़ उनमें नहीं है, वो भी सामने आया है। अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव। लेकिन एक दो एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास वो ये हैं कि जो बैंकॉक हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी शेयर दैट एग्जांपल टू यू, वो मैंने यहाँ पर ऐड भी किया था इस डिस्कशन में। राइट, हियर वी गो। 3 अप्रैल को एक कितना भयानक इंसिडेंट हुआ, आप सोचिए। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर है उसमें ये लिखा गया है 3 अप्रैल को कि जर्मनी का एक पूरा जो एक शिप थी जिसमें फेस मास्क थे जो जर्मनी के लिए थे, तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर ये जो मास्क हैं, इसको ये जो एक पूरा नॉट शिप बेसिकली, ये एक पूरा एक प्रकार से एक लॉट था, कंटेनर था, तो इसको डाइवर्ट किया गया। राइट, ये जर्मनी के लिए ये मास्क जो थे, ये मास्क यूएसए पहुंच गए, राइट, और पहुंचाए गए जानबूझकर। तो एक प्रकार से मॉडर्न पायरेसी मीन्स छीनने लगे हैं ये सारी जो देश जिनको हम कहते हैं कंट्रीज, राइट, ये गवर्नमेंट्स एक दूसरे से ये प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें छीनने लगी। कैन यू बिलीव दिस थिंग? ये एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर हमें देखने को मिला है। अब हमारे देश की बात करें, ऑफ कोर्स देखिए, कोई भी देश जो है वो सबसे पहले तो मीन्स इसी प्रकार से तो आपको काम करना है। सबसे पहले कोई देश जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और करना भी चाहिए इसमें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप दुनिया को ही बचा रहे हैं। इफ़ यू आर हेल्पिंग योर कंट्री देन यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्पिंग द वर्ल्ड। तो नेशनल कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है वो हर एक देश के लिस्ट में होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटीज़ में भी होती हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। भारत की बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ भी सामने आई हैं, जैसे कि हमारे देश को चाइना के ऊपर एपीआई को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ा है। तो अब ये वक्त आ चुका है कि हम हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को चेंज करें, कि हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एपीआई, फिर इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक किट्स, दूसरी दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ अगर अफोर्ड होती हैं, महंगी बनती हैं, अच्छी बनती हैं, इट डजेंट मैटर, वी हैव टू प्रोड्यूस इट हियर इन आवर कंट्री। क्योंकि फ्यूचर में अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो हमें दुनिया के दूसरे देशों में सप्लाई चेन डाउन हो चुके हैं, तो उसकी इम्पैक्ट हमारे देश पर ना हो, तो ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में या फिर जो भी देश इसको एक बार अचीव कर लेता है, तो फिर उनको ये भी तैयारी दिखानी होगी कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में या फिर दुनिया में जिस किसी देश को इसकी आवश्यकता है तो उसकी हेल्प करें। तो इसको लेकर 3 डायमेंशंस दिए हैं भाटिया साहब ने। उन्होंने बताया द फ्री मूवमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाइज एंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए जो मेडिकल सप्लाइज हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको फ्रीली यानी कि मुफ्त नहीं, फ्रीली का मतलब ये है कि ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर हम इसको सप्लाई करें, गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। सेकंड थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशंस इन्वॉल्विंग डायग्नोस्टिक ड्रग्स एंड वैक्सीन। इसको लेकर जो डेवलपमेंट है, दवाइयाँ बनाने का जो डेवलपमेंट है वो हमें करना होगा, डायग्नोस्टिक किट्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, जो भी इसको डेवलप करना है, दवाई को डेवलप करना है, तो ये चीज़ करनी होगी। और थर्ड है, एक बार लेट्स से कि दवाई मिल गई तो उसका मास प्रोडक्शन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और पूरी दुनिया में, क्योंकि मेन थीम क्या है, मेन थीम यही है कि अगर एक छोटे से देश में भी, एक छोटे से आइलैंड नेशन में भी अगर कोरोना वायरस हैं, तो फिर वो दुनिया के दूसरे अलग देशों में पहुंच सकता है। दैट इज़ वेरी लॉजिकल थिंग। तो पूरी दुनिया को मिलकर फाइट इसके ऊपर करनी चाहिए, तभी हम इसमें कोई कामयाबी जो है वो हासिल कर पाएंगे। इसके भी 2 डायमेंशंस उन्होंने बताया। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ साइंटिस्ट ने जब से ये कोविड-19 का जीनोम शेयर किया है, तो उसके बाद बहुत सारी जगहों पर 100 जितनी ड्रग ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन जो हैं वो टेस्ट हो रही हैं। 70 जितने कैंडिडेट वैक्सीन जो हैं उसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है, और 3 तो क्लिनिकल इवेल्यूएशन के फेज़ पर भी पहुँच गए हैं। 250 जितने क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। WHO का भी एक WHO लेड सॉलिडेरिटी ट्रायल्स। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सॉलिडेरिटी ट्रायल्स जो हैं वो किसने शुरुआत की इसकी, या फिर किसका प्रोग्राम है? तो इट इज़ ए प्रोग्राम बाय WHO। तो जब भी कोई दवाई मिल जाए तो इसका मास प्रोडक्शन यानी कि बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना जो है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इस प्रोडक्शन के लिए आपको गेवी, सेपी, WHO, गेट्स फाउंडेशन, NGOs, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सबको मिलकर काम करना होगा। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो IPR हैं, इसको लेकर फिर आप क्लेम्स और ये सारी चीज़ों में भी आपको छूट देनी पड़ेगी। अगर आपने लेट्स से दवाई आपके देश ने ढूंढ ली है, तो फिर आपके देश को दूसरे देशों को ये परमिशन देनी होगी कि वो सारे देश जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से वो दवाई जो है उसको लोकल लेवल पर पैदा करें। और ऐसा जब होगा तभी हम इस कोरोना वायरस को फाइट कर पाएंगे। WHO एलोन या फिर WHO अकेला इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। हमें UN को, पूरी UN के सिस्टम को, WTO को, विपो को, सबको मिलकर, G20 भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर, इंटरनेशनल NGOs को मिलकर इसके खिलाफ काम करना होगा, ये कोरोना वायरस के खिलाफ। और कोऑर्डिनेशन से ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आने वाली जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, ये एक बहुत बड़ा एक मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया के लिए कि हम मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करें। ऐसा झगड़ा और जो चील झड़प हो रही हैं, किसी के मास्क को किसी और देश छीन लेता है, तो ये सारी चीज़ों से तो झगड़े और ही बढ़ेंगे एंड इट विल नॉट हेल्प अस एंड वी विल लूज दिस फाइट। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो ई-कॉमर्स फर्म्स कैंट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बता दिया है कि नॉन एसेंशियल गुड्स जो हैं उनको ई-कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो बेच नहीं पाएगी फॉर टाइम बिंग, राइट। गोवा इज़ नाउ कोविड-19 फ्री, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि 4 मई और उसके बाद जो फ़्लाइट्स बुकिंग चल रही हैं तो ये फ़िलहाल ना करें, अभी फ़्लाइट बुकिंग्स ना लें, राइट। अभी कुछ भी कहना जो है वो मुश्किल है। ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में जो डेटा सामने आया है तो उसमें एक डिफरेंस देखने को मिला है, तो एक प्रकार की कन्फ्यूजन है डेटा को लेकर, राइट। ICMR का कहना है 16,365 इंडिविजुअल्स, हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है 14,792 इंडिविजुअल्स। तो ये एक डिफरेंस है और इसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। एक इन्फोग्राफिक है, इसको आप लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। पहली बार शायद हमें इस प्रकार का सिनारियो देखने को मिल रहा है। एज यू कैन सी कितनी सारी ट्रेन्स जो हैं वो ऐसे ही पार्कड हैं। फार्मा यूनिट्स स्टिल नॉट एबल टू ऑपरेट फ्रीली। फार्मा जो यूनिट्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो 35 से 50% कैपेसिटी पर ही काम कर रही हैं। रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 40 से 50% ही अपनी कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। PM केयर्स को लेकर ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट स्टाफ है तो उनकी सैलरी कट की जा रही है विदाउट आस्किंग देम, और जिन लोगों को पैसे डोनेट नहीं करने हैं तो उनको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग, मीन्स ये नहीं होना चाहिए। आप मोटिवेट कीजिए डोनेशन और ये चैरिटी, और जो है वो आप ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते। दिस इज़ नॉट फेयर टू बी ऑनेस्ट। नो रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन बताया है केजरीवाल साहब ने, एज आई टोल्ड यू, कि जैसे टेस्टिंग बढ़ती जा रही है तो उसी प्रकार से केसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिंक्डइन पर डिस्कशन की, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत की, और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चीज़ों को हम फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। और एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बताया कि यूनिटी और ब्रदरहुड, भाईचारा और एकता से ही हम इसको फाइट कर पाएंगे। कोरोना वायरस किसी भी रेस, यानी कि आपकी नस्ल क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी जात क्या है, आपकी क्रीड क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप कहाँ पर हैं, डजेंट मैटर। कोरोना वायरस जो है वो सबको अटैक करता है। तो एकता और भाईचारा यही ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली बताया है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे प्रोपोगेंडा भी चलते हैं देश के सामने। OIC ने भारत के बारे में ये बताया है कि भारत सरकार को कि भारत में मुस्लिम्स जो हैं उनको खतरा है इस देश में, थिंग्स लाइक दैट, तो ये देखिए एक तरफ से ऑफिशियली गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या हो रहा है हमारे देश में, और क्या कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कुछ पॉकेट्स में, लेकिन क्या देश के सभी हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ झगड़ा ही करते हैं? नो, दिस इज़ नॉट राइट। ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, और ये ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान इसमें बहुत इंटरेस्ट रह रहा है इस पूरे OIC में। अगर आप पूरी डिटेल को पढ़ेंगे इस रिपोर्ट को, एंड यू विल फाइंड इट। और एक
गुड न्यूज़, राइट। देखिए कैसे अलग अलग जगहों पर टैलेंट जो है वो सामने आता है। तो अफ़गानिस्तान की कुछ गर्ल्स हैं, तो उन्होंने कार पार्ट्स में से वेंटिलेटर बनाया है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।